Good morning, students. Once again, you are welcome to Aradhya Academy YouTube channel. Yesterday, we have studied the first part of our Constitution in civics. Today, we are going to study the next topic in part 2, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले पार्ट में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन और नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। टुडे वी विल फोकस द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का नया टॉपिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की क्या विशेषता हैं? दिस क्वेश्चंस में कम इन योर एग्जामिनेशन, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल। माय डियर, द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे ये यूनिक है? बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफाइड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कई संविधानों से अच्छी बातों को हमारे संविधान में समाहित किया गया है, इसलिए हमारा संविधान एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट यूनिकनेस। द बेस्ट एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वेयर मॉडिफाइड एंड एडॉप्टेड टू आवर नीड्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज अ combination of many good points of several constitution of the time. The needs and appreciation of the people were also not ignored. That means हमारे संविधान में हमारे देश के जनता को क्या चाहिए, उसके वेलफेयर के लिए इन सभी बातों को अलग अलग देशों के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है और एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशंस है। दूसरा जो फीचर है भारतीय संविधान का वह यह है कि इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वाई दिस इज लेंथीएस्ट? बिकॉज the Indian Constitution of India is the lengthiest and the most detailed constitutions of the world, which is divided into 22 parts and 395 articles, 12 schedules. My dear students, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंड 2 years, 11 months and 18 days to complete its final draft on November 26, 1949, but it was adopted and enforced ऑन जनवरी 26, 1950। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का संविधान है जिसे बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था। हमारा संविधान फाइनली
26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था, एनेक्ट हो चुका था, हमें स्वीकार चुके थे, बट इट वाज इनफोर्स्ड, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री सिंस जनवरी 26, 1950। संविधान हमारा बनकर 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसे हम लोगों ने लागू करा 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिक स्टोरी है कि इट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी। व्हाई? तो फॉर दैट विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। वहाँ पे आपको क्लियर मालूम चलेगा इसके बारे में। दो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर आते हैं कि व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड बाय द इंडियन पीपल। योर आंसर विल बी 26 November 1949. The second questions for objective you can create, that is when was the Indian Constitution enforced in our country. Your answer will be January 26, 1950. The third features of the Indian Constitution, it is written constitution. भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है। विश्व में कई सारे देशों में लिखित संविधान नहीं है, पर हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह लिखित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ड्राफ्टेड एंड एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेशली इलेक्टेड फॉर द पर्पस। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of its drafting committee। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था, जहां पे अप्रॉक्स 300 मेंबर्स वेयर देयर, और उनमें से द होल सोल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। यानी जो लिखने का काम था, जो संविधान बनाने का काम था, इसका भार हमारे देश के ग्रेट लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो फोर्थ फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। रिजिड क्यों? हाउ इट इज रिजिड? बिकॉज वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट अमेंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इजिली। हम अपने संविधान में आसानी से कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे संविधान को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। दूसरी ओर हम अपने संविधान में वी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस कैन अमेंडमेंट इजिली, आसानी से इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है हमारे संविधान में, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने संविधान में ज़रूरत के अनुसार से कुछ उसमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा और न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे देश का एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पर एक धारा थी, एक आर्टिकल थी 370, 370 आर्टिकल्स आपने सुना होगा, जिसे हमारे संविधान से इसे संशोधित किया गया, इसे अमेंडमेंट किया गया और यहाँ से हटाया गया। तो यही एक तरीका है जो हम अपने संविधान में अपने ज़रूरत के अनुसार से, जो देश के लिए, जो जनता के हित में बेहतर हो, वैसा काम करके हम इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, जो आसान तरीके से नहीं हो सकता और कुछ आसान तरीके से भी हो सकता है। इसलिए हमारा संविधान रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है। आगे हम लोग देखते हैं
प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारतीय संविधान में हम लोगों को कोई संशोधन करना हो तो कैसे संशोधन कर सकते हैं, क्या इसके तरीका हैं भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करने का। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कैन क्रिएट फ्रॉम द टॉपिक व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संशोधन करने का क्या तरीका है। दैट यू हैव टू राइट देयर आर 3 प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 मुख्य तरीका हैं जिसके द्वारा हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रोसीजर इज बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के तहत हम अपने भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहला ये सिंपल मेजोरिटी क्या है, तो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इजीली बी चेंज्ड बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय द सिंपल मेजोरिटी, which means the bill should be approved by the majority of the members present and voting in both the houses of the parliament। हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। अगर भारतीय संविधान में कोई बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है तो सिंपल सा तरीका है कि सिंपल मेजॉरिटी करेंगे। जितने मेंबर हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं एंड 245 मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा। तो इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है, एक वोटिंग होती है और उस वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस आधार पर हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी ये क्या है, इजी तरीका है जिसके तहत हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। द सेकेंड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के तहत हम अपने भारतीय संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं। द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में दोनों हाउस के द्वारा अमेंडमेंट बिल को अप्रूव किया जाएगा। अब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप के द्वारा एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स present in voting, most of the provisions of our constitutions are amended by the method of दिस स्पेशल मेजॉरिटी। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के तहत हम अपने संविधान में यहाँ भी मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के द्वारा वोटिंग करा के, जिसमें 2/3 मेंबर को पार्टिसिपेट करना, वोट होना हमारे फेवर में होना चाहिए, तभी अमेंडमेंट हो सकता है। The third procedure for the amendment in the Indian Constitution that is a special majority and the ratification, यानी स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन होना चाहिए। What is this? After the bill is passed by the special majority in both the houses of the parliament, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा एंड लोकसभा में, जब अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया जाएगा, अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद भी हमारा बिल जो है अमेंडमेंट का वह नहीं पास हो सकता है, वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं भारतीय संविधान में, जब तक कि हमारे राज्य के जितने सारे लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनमें कम से कम 50% से अधिक, यानी हमारे स्टेट में अभी हमारे कंट्री में भी 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स का जो 50% होता है दैट इज 14 स्टेट्स, यानी 14 से अधिक स्टेट्स को उस फेवर में होना चाहिए
फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तभी उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो माय डियर, इस तहत हम कह सकते हैं कि आसान तरीके से हम उसमें कोई संशोधन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है राज्यसभा में अप्रूवल मिल जाए, राज्यसभा में ना मिले, या राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अप्रूवल मिल जाए और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उसमें नहीं मिले अप्रूवल, तो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। The next feature of the Indian Constitution, that is, it provide us parliamentary form of government। भारतीय संविधान हम लोगों को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है, नॉट ओनली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आल्सो एट द स्टेट गवर्नमेंट। यानी वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड in the state। In fact, adopted this system on British pattern। यानी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आया, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में एक बहुत नज़दीक रिलेशन होता है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज constituted from amongst the members of the legislature। It holds the offices as long as it continues to enjoy the confidence of the लेजिस्लेचर। यानी हमारे जितने मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, वो हमारे बीच से आते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं और वो तब तक वहाँ रहते हैं जब तक लेजिस्लेचर में वो चाहते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट, the president in case of India is a nominal head, although he enjoy many power, but in practice all these powers are exercised by the council of ministers headed by the prime minister। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म के अनुसार से हमारे गवर्नमेंट, हमारे कंट्री का जो हेड होते हैं, ही और सी इज प्रेसिडेंट हेड होते हैं, बट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इज द ओनली नॉमिनल हेड, केवल वो नाम मात्र का हेड होता है, और होल सोल पावरफुल एक्सरसाइज्ड इज कंडक्टिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके क्रिएट होते जा रहे हैं कि हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बता सकते हैं प्रेसिडेंट। और फिर पूछा जा रहा है कि हु इज द रियल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट, तो आप बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। द नेक्स्ट feature of our Indian Constitution, that is the फेडरल यूनिटरी। यानी हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्लास 10th में आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा फेडरल सिस्टम, एक चैप्टर ही। यानी फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ फेडरेशन इज रिटेन एंड रिजिड एंड इट डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी इसके अनुसार से पावर जो है एक जगह पर नहीं होगा, बल्कि कई लेयर्स ऑफ पावर डिवाइड होंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, इन दोनों के बीच में पावर का डिवीज़न होगा। और जब स्टेट से नीचे आएंगे तो देयर विल बी लोकल गवर्नमेंट। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी
which interpret the constitution and settled the disputes accordingly. India has a federal system, but with the difference the central government, which is also called the union government. माय डियर स्टूडेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा लोकल गवर्नमेंट होती है, और इन सभी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई झगड़ा हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, इसको सोल्व करने के लिए अपने पास एक जुडिशरी सिस्टम होती है। जो जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, इसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के भी नाम से जाना जाता है। सो इट्स सो पावरफुल दैट एट टाइम इट अपीयर्स एंड इंडिया इज नॉट रियली अ फेडरलिज्म बट अ यूनिटरी स्टेट्स। यानी भारत एक फेडरल गवर्नमेंट होते हुए रियल फेडरेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यूनिटरी स्टेट्स हैं, मतलब ये कई सारे स्टेट्स में डिवाइड हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल फीचर्स ऑफ फेडरेशन कंबाइंड विथ द एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरी स्टेट्स। मतलब फेडरलिज्म के कई सारे वैसे गुण जो है हमारे संविधान में है और यूनिटरी स्टेट्स हैं। सम पीपल डिस्क्राइब इंडिया एज अ फेडरेशन विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। कई लोगों ने इसको डिफाइन किया और यह भी बताया है कि हमारा जो सिस्टम है वह फेडरेशन है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनते रहें और नोट्स भी बनाते रहें, जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते रहें, और निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन। अगला जो फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारतीय संविधान हम सभी को प्रोवाइड करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज दिस? ये सार्वभौमिक मतदान क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, यह भारतीय संविधान भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को दोज हु आर 18 ईयर्स ओल्ड और अबव द 18 ईयर्स दे हैव राइट टू कास्ट देयर वोट। यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक जो 18 साल या उससे ऊपर का है, इसको वोट देने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, लैंग्वेजेज एक्सेट्रा। यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक लोगों को वोट करने का, मतदान करने का अधिकार है, अपने पसंद के नेता को, अपने पसंद की पार्टी को बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा, क्षेत्र के नाम पर किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह हमारा अधिकार है। यह अधिकार हमें हमारा संविधान प्रदान कराता है, इसलिए भारतीय संविधान में यह एक मुख्य विशेषता है। अगला जो फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। स्टूडेंट्स, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसकी एक ही नागरिकता होती है, उसकी एक ही सिटीजनशिप होती है, वो इंडियन कहलाता है। हमारी जो सिटीजनशिप है वह क्या है? भारतीयता है। हमारा सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वहाँ पे 2 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
पहला उसकी जो सिटीजनशिप होती है वह जिस राज्य का है, जिस स्टेट का है, उस राज्य की उसकी नागरिकता होती है। इसके बाद उसकी नागरिकता होती है उसके कंट्री की, अमेरिका की नागरिकता, अमेरिका का सिटीजनशिप होता है। यानी देयर इज टू सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। तो दिस इज द फीचर, दिस इज द विशेषता ऑफ भारतीय संविधान कि हम कहीं के भी हैं लेकिन हमारा सिटीजनशिप सिंगल है, हमारी नागरिकता एक ही है कि हम भारतीय हैं। बाद में हम बिहारी, झारखंडी और फिर छत्तीसगढ़ी, मध्य प्रदेशी, दिल्ली के या वटेवर मराठी, गुजराती जो भी हैं ये बाद में हैं। पहले हम इंडियन हैं, पहले हम भारतीय हैं। दिस इज द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट मुझे एक वीडियो पहले किया था और ये दूसरी वीडियो में हमें इस लेसन को कंप्लीट करना है, इसलिए डोंट वरी। एक पीरियड भी होती है 40 मिनट्स की, तो ये 40 मिनट से अधिक की वीडियो नहीं होगी, इसलिए सभी ध्यान से सुनते रहें, देखते रहें और समझते रहें। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इंडिया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया इज़ अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। माय डियर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस एवरी ईयर निश्चित रूप से आता है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, बट डेफिनेटली क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक। एक क्वेश्चंस आप क्रिएट करेंगे उसमें सारे आ जाएंगे। व्हाट विल योर क्वेश्चंस? योर क्वेश्चंस विल बी इंडिया इज अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक्सप्लेन हाउ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया इज अ सोवेरियन स्टेट। हाउ इंडिया इज सोवेरियन स्टेट? व्हाट डज मीन सोवेरियन? सोवेरियन का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स India is a sovereign state because no other country can dominate over us. No other external control impose their powers over us. The India is free to take our own decisions. No other country can dictate its policy or terms to us and nobody can interfere in our internal affairs। यानी कोई भी दूसरा देश हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार की अपनी शक्ति, अपनी पावर नहीं दिखा सकती। हम आज़ाद हैं अपना डिसीजन स्वयं लेने के लिए, और हमारे देश के अंदर में अगर किसी भी प्रकार की कोई झगड़ा हो धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे या किसी भी प्रकार की, तो हम अपना डिसीजन, हम अपना सॉल्यूशन स्वयं करेंगे। अदर कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो इंडिया इज अ सोवेरियन स्टेट। Second topic, that is we have India is a socialist state. How India is a socialist state? So because socialism is one of the national goals to be achieved, thus India is against exploitation in all forms and will try to establish economic justice without being अटैच टू एनी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी। यानी भारत में रहने वाला ये सभी लोग एक समान, एक बराबर हैं। यहाँ पर भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और आर्थिक स्थिति के नाम पे हम कोई प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हम किसी का कोई दबाव नहीं बना सकते। यानी सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय में सभी लोग सामाजिक हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक लोग कानून की नज़र में, कंट्री की नज़र में एक समान, एक बराबर है। सो इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। द थर्ड टॉपिक वी हैव, दैट इज द इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। हाउ इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट? भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे ये धर्मनिरपेक्ष है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बेटा
कि भारत में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले एवरी सिटीजन, एवरी नागरिक जितने हैं, वो अपने पसंद के अनुसार से, अपने आस्था के अनुसार से, अपने बिलीव के अनुसार से, जिसमें उसकी आस्था हो, बिलीव हो, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। हमें पाबंदी नहीं है। हमारे कंट्री में कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कई सारे कंट्री में ऑफिशियल रिलीजन हैं। आप दूसरे देश में जाएंगे, ईरान, इराक में जाएंगे तो वहाँ का कुछ और है, चाइना में जाएंगे तो कुछ और हैं। भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे बड़े ढंग से, अच्छे से रह सकते। कोई किसी को मना नहीं कर सकता करता है। किसी भी प्रकार के धर्म का पाबंदी हमारे कंट्री में नहीं है। There is no discrimination on the basis of our religion. So this is also given to us in fundamental right. हमारे फंडामेंटल राइट में एक अधिकार ही दिया गया है, धर्म का और स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, जो हम अगले टॉपिक, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। भारत एक कैसा है? डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक दो लैटिन वर्ड से बना है। एक है डेमोन, जिसका मतलब पीपल होता है, और दूसरा है क्रेटो, जिसका मतलब रूल्स होता है। यानी डेमोक्रेसी जो वर्ड हम लोगों ने क्लास 6 में, 7th में पढ़ा था, फिर अभी क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। यानी हमारे जो कंट्री में रूल, रियल रूल होता है, शासन होता है, वह जनता की शासन होती है, हमारे आपके शासन होते हैं। हाउ? Because we have right to vote and we can elect our representatives। जो हम अपने विधायक, अपने सांसद, जो हम लोग MLA, हमने MP चुना, हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इनडायरेक्टली राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये सभी हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए होते हैं, वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अगला हमने बात करी, इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। हाउ इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट? तो इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हेड होते हैं, हमारे यहाँ एक हमारे कंट्री का हेड होता है, पर इंग्लैंड की तरह नहीं। इंग्लैंड में आज भी वहाँ पर हेड होते हैं, किंग और क्वीन होते हैं, जो कि हेरिडिटरी होते हैं, यानी वो वंशानुगत होते हैं। उस देश का जो हेड होगा, एक राजा या रानी होंगे, जो कि एक अब पर्टिकुलर परिवार से होंगे, वंशवाद होगा। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री का जो हेड होगा वो हमारे बीच का होगा। ही और सी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट अस। ही और सी इज प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट होगा जो अपने कंट्री का हेड होगा, जो हमारे और आपके बीच का होगा। सो इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत की संविधान की यह विशेषता है कि यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वह सिंगल इंटीग्रेटेड है। ये क्वेश्चंस भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाई, या व्हाट इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीन्स। India has a single integrated judicial system unlike the judicial system of the United States. We do not have separate federal and state courts. अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो कोर्ट है, दो प्रकार की कोर्ट वहाँ भी हैं, स्टेट फेडरल और द सेंट्रल फेडरल, और दोनों स्वतंत्र हैं अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना डिसीजंस लेने का। बट हमारे कंट्री में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन आवर कंट्री द इंटायर जुडिशरी इज वन हेरेचरी ऑफ द कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट फॉर्म अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर विथ जुडिफिकेशन ओवर ऑल लॉज। यानी भारत में जितने प्रकार के लॉज हैं, जितने प्रकार के कानून हैं, उन सब में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल हेड ऑफ द
country. The High Court have the right to supervision over the subordinate courts. और जो हाई कोर्ट हैं वह अपने नीचे के कोर्ट को, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट कहते हैं, वह उसके ऊपर अपनी आधिपत्य, अपना वो देख रेख कर सकता है। तो यह सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। और इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत के जो जुडिशियल सिस्टम में जो जुडिशरी है वह इंडिपेंडेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी? एक नंबर का क्वेश्चन आता है। फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस बट दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। बड़ी मज़ेदार बात है कि भारतीय संविधान के जितने जजेज होते हैं, यानी ये जो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार का इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। अधिकारियों का या लीडर्स का जुडिशरी सिस्टम पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। वो स्वतंत्र हैं किसी भी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए। माय डियर, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द लेजिस्लेचर। लेकिन उनको वहाँ से अब वो हटा नहीं सकते। एक बार जज हो जाने के बाद आसानी से उनको नहीं हटाया जा सकता। उनको हटाया जा सकता है, लेकिन हम आगे लेसन नंबर 20 में पढ़ेंगे। देयरफॉर अ सेट ऑफ प्रोसीजर इज फॉलोड अबाउट विच यू विल रीड इन चैप्टर 20 on judiciary. The next topic and the last topic for today, that we have the fundamental rights, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान का एक मुख्य विशेषता है कि यह हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराती है। कई प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और बताएंगे। इसके बाद ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड कराती है। और सबसे लास्ट में भारतीय संविधान हम लोगों को कुछ दायित्व भी देती है। दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया दैट प्रिस्क्राइब्ड द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन of the state to its citizen and the duties of the citizen to the state. We shall be learning about these vital elements of the constitution in the next chapter. तो ये थे अब तक से हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, आप समझे होंगे बढ़िया से, निश्चित मुझे विश्वास है। और क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे, आंसर लिखेंगे और ढंग से समझेंगे बार बार वीडियो को देखकर। तो चैप्टर समाप्त होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से वंस अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट टू लाइक माय वीडियो, कमेंट आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा। और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैनी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।